नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका एडुकेटर, आपका होस्ट, और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपकी जो जेपीएससी की वैकेंसी एसीएफ और रेंजर की जो वैकेंसी आई हुई है, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर की, इसमें मैंने बोला था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, आप लाख पढ़ लीजिए, आपसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल अलग होगा, ये तरीके अलग होंगे, सिलेबस वहाँ से हर जगह से अलग है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि आपके अगल बगल के स्टेट के जितने भी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में आपके फॉरेस्ट सर्विस में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। मैंने राजस्थान का करा चुका है, अब मैं करा रहा हूं एमपीपीसीएस जो मध्य प्रदेश का हुआ था 2024 में, उसका। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मनुष्यों में, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी को सुविधा होगा जी। हाँ, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि कौन सा विकार होता है गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी के कारण? तो डाउन सिंड्रोम होता है। ये क्या होता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस हैं आपके पड़े हुए। आप अगर चाहते हो कि मैं बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँ तो आप बताना, फिर वो 2-3 पार्ट में चला जाएगा, तभी हो पाएगा। कम से कम 3 पार्ट में तो ज़रूर जाएगा, तभी हो पाएगा। क्लियर। नहीं तो फिर आज मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन और सीधा आंसर आपको बताता चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पीवाई क्वेश्चन देखने हैं भी। क्या है दूसरा क्वेश्चन? स्वास्थ्य नीति 2017 के में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिक क्षेत्र वाले समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिक वाले क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जो 7 प्राथमिक क्षेत्र हैं उसमें से ये जो 4 है उसमें कौन ऐसा चीज़ है जो नहीं आता है? स्वच्छ भारत मिशन आता है, यात्री सुरक्षा आता है, निर्भया नारी आता है, अन्नपूर्णा योजना ये नहीं आता है। क्लियर। अब 7 प्राथमिक क्षेत्र क्या क्या होंगे आपको पता होना चाहिए जो आपके इसके समन्वित हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे वो होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो आपका व्यवस्थापन और वित्त पोषण की बात करेंगे वो होगा। स्वास्थ्य रोगों का जो रोकथाम होगा, कोई भी डिजीज़ का रोकथाम होगा वो होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करेंगे, एक वो होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग स्वास्थ्य के मामले में, एक ये भी होगा। और विभिन्न चिकित्सा प्रणाली, डिफरेंट जो आपके सिस्टम हैं वो होगा। और सबसे बेहतर जो स्वास्थ्य होगा वो होगा। तो 7 इस तरह से कि आपके प्राथमिक क्षेत्र में इस तरह से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कौन सा है। किस दाल का लगातार सेवन करने से लथारिज्म नामक रोग हो जाता है? तो कौन सा दाल आप लगातार प्रयोग करते हैं जिससे आपको ये वाला रोग होता है, लेथारिज्म रोग होता है, डिजीज़ होता है? तो खेसारी का दाल होता है। खेसारी का दाल मतलब पैरों का थोड़ा सा टेढ़ा होना, पैरों की हड्डियों का थोड़ा सा टेढ़ा होना, मांसपेशियों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी को कि यहाँ पर मैंने राजस्थान पीसीएस का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दिया है। राजस्थान पीसीएस का जो फॉरेस्ट सर्विस का करा दिया है। अभी मैं करा रहा हूँ मध्य प्रदेश का, इसके बाद मैं कराऊंगा यूपी का। मध्य प्रदेश में आपका 2024 में हुआ था वो भी है, 2023 वाला भी कराऊंगा। उसके बाद जो रिसेंट टाइप के होंगे वो वही सब मैं आपको कराने वाला हूँ, जो आउटडेटेड नहीं हो, अपडेटेड हो थोड़ा। और उसके बाद यूपी पीसीएस का जो होगा वो भी मैं कराऊंगा। तो इतने सारे आप अगर पीवाई की क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली आपके वहाँ 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हिट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कारण एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो कौन से? PSLV C-37, PSLV पोलर सैटेलाइट, PSLV C-37 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37। क्लियर। अगला अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है ना, आप लोगों की जागरूकता दिखती नहीं है। आप सब इतने पीसीएस के स्टूडेंट हो, अधिकारी बनने वाले हो, लेकिन आप लोगों में क्या लगता है ना कि अरे छोड़ो, सर तो डाल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, इसको क्या करना है देख लेना है और फिर चुपचाप चले जाना। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और भी काम छोड़कर आपके लिए मेहनत किया जाता है। तो आप अगर अपना प्यार नहीं दिखाओगे, अपना ये नहीं दिखाओगे, तो मुझे भी आगे करने में अच्छा नहीं लगेगा। मुझे क्वेश्चंस बनाने में या क्वेश्चन, देखिए मेरे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये तो पीवाई क्वेश्चंस है, मेरे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं, बने पड़े हैं, तो वो मैं सारे पीवाई क्वेश्चंस कराने के बाद होगा। अगर इतने सेशंस आप कर लेते हो तो आपका तो ऐसे भी पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो पहले मैं पीवाई क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि कैसे रिलेवेंट आपको आगे जो बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कैसे होने चाहिए। नहीं तो अंधाधुंध पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करोगे ना कि आप लाइक करो, थोड़ी जागरूकता दिखाओ, जो सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, और भाई लास्ट में ना शेयर जरूर करना। शेयर इसलिए करना ताकि हमें थोड़ा प्यार मिले।
यहाँ क्या है, ओजोन परत की मोटाई डैश में मापा जाता है। आप सभी को पता है कि ओजोन परत की मोटाई कैसे मापा जाता है, तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। क्लियर, डॉप्सन इकाई में ओजोन परत की जो है वो मोटाई मापी जाती है। डेसिबल भी है, तो डेसिबल में कंफ्यूज नहीं होना है। डेसिबल जो आपकी ध्वनि होती है उसको मापा जाता है। पीपीएम है, ये सब प्रदूषण को लेकर मापा जाता है। अगला मनुष्य, देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा, उसी में 10-15 मिनट 20 मिनट हो सकता है, लेकिन फिर सेशन लंबा हो जाएगा। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 7 आपकी संख्या होती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मंगल ग्रह के लिए भारत पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, यहाँ टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी जल्दी मैं आपको सॉल्व कराऊं। जो करेंट अफेयर भी चलेगा 24 का है, जो स्पेशल राजस्थान का होगा मैं वो नहीं कराऊंगा, वो मैं आपको स्किप कर दूंगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, सेशन फिर भी लंबा होगा। अगला है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था, तो जल प्रदूषण अधिनियम जो आपका है 1974 में पास हुआ था। ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम कब हुआ था, 1974 में पास हुआ था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या होता है कि 86 है, और भी है बहुत सारे हैं, एक्सप्लेनेशन पे अभी ज़्यादा नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पड़े हुए हैं। अगला है, देखिए एक्सप्लेनेशन मैं तब करूंगा जब आप कमेंट में बताओगे सर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, मुझे इसकी संख्या ज़्यादा लगी तभी मैं करूंगा, क्योंकि वो 3-3 पार्ट में चला जाएगा, फिर क्या है कि फिर देखते नहीं आप लोग, मेरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आपको सिर्फ इस तरह के आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा कि करेक्शन किया हुआ थोड़ा सा आपको आंसर मिलेगा। एसडीजी इंडिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 की जो क्रमशः दर्शाते हैं कि आपको क्या क्या दर्शाते हैं, ये आपको बताना है। एसडीजी वाला क्वेश्चन राजस्थान में भी मिला था, एसडीजी वाला क्वेश्चन आपको यूपी में भी मिलेगा, एसडीजी वाला आपको मध्य प्रदेश में भी मिला है, तो संभवतः ये क्वेश्चन आपको झारखंड में भी मिलेगा। तो आपके एसडीजी पे जितने भी गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, सारे आप उसके पढ़कर रखना, क्वेश्चन आपके एकदम 100% आने वाले, क्योंकि यहाँ 2-2 पेपर बनाना है, तो क्वेश्चन उसके पास वैरायटी बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ पर एसडीजी 1 क्या बताता है, कोई गरीबी नहीं। ठीक है, ये पहला ही आंसर हो जाएगा, कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं। एसडीजी 2 बताता है कि गरीबी नहीं और भूखमरी नहीं, 1 और 2। और 9 क्या बताता है कि नवाचार और बुनियादी ढांचे जो होते हैं, इनोवेशन और बुनियादी ढांचे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, तो एसडीजी 9 बताता है। ठीक है, तो पहला आपका ये हुआ। अगला है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आयोग ने क्वेश्चन बना दिया ऐसा कि इसका आंसर 2 हो जाता है, जैसे कि उपभोक्ता भी है और अवघटक भी है, तो ये दोनों ही आंसर इसके होंगे। क्लियर। चलिए आगे मैं बढ़ता चलूँ। यहाँ पर आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों संघर्षों की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन 1991 में। ठीक है, यहाँ पर चंपकम है, तो आपको चंपई सोरेन के बारे में आप सभी को पता है कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं वो। ठीक है, पूर्व सीएम रहे हैं आपके, और ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे कि वो पूर्व सीएम रहे हैं, तो उनका कार्यकाल कितना दिन रहा है, वो किस मंत्रालय, उनको क्या कार्यभार मिला था। ठीक है, कौन सा मंत्रालय कार्यभार मिला था, और साथ साथ में वो अभी किस पार्टी में आ गए, तो ये सब चीज़ आपको जानकारी रखना होगा। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्लियर, कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ देखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में, ठीक है, अन्य चुनाव, अगर मुख्य चुनाव जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर मतभेद हो जाता है तो मामले का निर्णय विधि द्वारा किया जाता है। तो मामले का निर्णय कौन, विधि द्वारा नहीं किया जाता है, यहाँ पर गलत होगा, यही पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, संविधान के संशोधन में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थक की आवश्यकता होती है। तो अनुसमर्थक जो आपके राज्यों में जो विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर क्या होगा,
बताइए इसका होगा, यदि ऐसा संशोधन जो 279 आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 279 279 में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है, तो ऐसे समय में विधानमंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। क्लियर। आगे का देखिए आपका क्या है कि जिनका क्लियर नहीं आ रहा होगा ना, आप अपना विजिबिलिटी थोड़ा सा जो आपका रेशियो है अपना सेटिंग में जाके थोड़ा सा उसको अच्छे से कर लेंगे, हो सकता है रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, मतलब इम्पीचमेंट के प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है उसके बारे में बताता है, तो आपका आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट के बारे में। अगला है, भारत संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है नियुक्त करेगा। किसको करेगा, यहाँ सारे ऑप्शंस आप पढ़ना, और सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होता है, एकदम आपका लक्ष्मीकांत में ये सब पढ़ेंगे तो अब परफेक्ट लिखा हुआ है, क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, तो ये आपका ये आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला है के.एम. मुंशी संबंधित है। भाई के.एम. मुंशी आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति हमारे से संबंधित हैं, तो संविधान के प्रारूप समिति से के.एम. मुंशी संबंधित है, के.एम. मुंशी। क्लियर। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है जितने भी आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो उसमें से आपका जो 352 के तहत जो आपातकाल की घोषणा होती है वो किनके सलाह पर करते हैं, तो संघ मंत्रिमंडल होता है उनके सलाह पर किया जाता है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान डैश में है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है, बताइए। स्थान पूछा गया है, ठीक है, स्थान पूछा गया तो कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल, ये एमपीपीसीएस से क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब एमपीपीएस मध्य प्रदेश का स्पेशल क्वेश्चन है, तो ये होगा कहाँ पर, भोपाल में होगा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा इसमें सही है। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। बताइए, ये सब क्वेश्चंस जो हैं बहुत आपको महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के नहीं बने रहेंगे ना, आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लाभ नहीं लेना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसका लाभ नहीं लेना है। यहाँ पर क्या करना है, क्या होगा, तो आपको जो ये कानूनी मामले होंगे आपके कानूनी मामले आपके होंगे, मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है, ये बहुत सही है, तो आंसर क्या होगा, एक होगा। ठीक है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची डैश में की गई है। पंचायत को जो सौंपी जाने वाली शक्ति है, अधिकार है, जिम्मेदारी है, तो पंचायत जो आपके पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज है, दोनों का अलग अलग तो ये बता रहा है कि कौन से अनुसूची में पंचायत है। तो आप सभी को पता है कि 11वीं अनुसूची में क्या है कि पंचायत है ना। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज जो आपके है उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और 12वीं में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो म्यूनसिपैलिटीज देखने को मिलता है। ठीक है। आगे आप सभी के लिए मैं बता दूं, आगे का क्वेश्चन जो है वो आपका मध्य प्रदेश से क्वेश्चन है। उसके अगला भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश से है। थोड़ा सा देखिए, वहाँ का है तो वहाँ की विशेष चीज़ें तो पूछी जाएंगी, तो वो मैं आपको हटा देता हूँ। ये सब क्वेश्चन जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके मध्य प्रदेश स्पेशल है, जो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मध्य प्रदेश स्पेशल है। चलिए मैं आगे बढ़ता चलूँ। हाँ, यहाँ पर आइए, वैधानिक तरलता अनुपात जो SLR है, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो है, पहले आपको SLR और CRR वगैरह समझना होगा, आप पढ़िएगा तो ये सब दोनों चीज़ें जो होती है आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर क्या है कि SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार ने 2007 में संशोधित किया था। ठीक है, तो ऐसी इसकी न्यूनतम सीमा क्या थी जो 2007 में इसको संशोधित किया गया था, बताइए। तो इसकी न्यूनतम सीमा क्या थी, 25% थी इसकी न्यूनतम सीमा। ठीक है। अगला है, देखिए एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत सारा होगा, मैंने पहले बताया था अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सभी बहुत संख्या में, अगर हमें कमेंट में मिला कि एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आप बोलेंगे नहीं ऐसे ही क्वेश्चंस बताइए, ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे ही चलेगा, तो जैसे आप बताएंगे वैसे होगा। ठीक है। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था,
जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था 2023 के बारे में पूछा जा रहा है। 23-24 ये सब के करंट अफेयर आपको नॉर्मली अभी भी पूछे जाएंगे जो एग्ज़ाम होने वाला है। क्लियर, क्वेश्चन बन चुका होगा, ठीक है, क्वेश्चन एग्ज़ाम होने वाली थी ना तो क्वेश्चन बन चुका होगा। तो करेंट अफेयर आप जो पढ़े हैं वहीं तक पढ़िए, ज़्यादा इधर आने की कोशिश मत कीजिए, आप उलझ जाइएगा। ठीक है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या है? तो 18.6%। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये भी आपको क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से। यहाँ पर क्या है आपके कि पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? जो पहला हुआ था, फर्स्ट टाइम जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहाँ, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ है, वाशिंगटन डीसी में, और 2008 में हुआ था सबसे पहले का शिखर सम्मेलन। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। मध्य प्रदेश सरकार, ये तो मध्य प्रदेश को लेकर है, समग्र शिक्षा अभियान को लेकर, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चलिए आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ना कि परेशानी होती है काम करने में। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस योजना के एकीकरण से उभरा है? किससे उभरा है? किस एकीकरण से उभरा है? तो यहाँ पर सीधा क्या होगा, समग्र सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, इससे आपका क्या है कि समग्र शिक्षा अभियान उभरा हुआ है। चलिए आगे, वर्ष 2022-23 के मध्य प्रदेश में, ये छोड़िए क्वेश्चन मध्य प्रदेश का है, ये भी जीआई टैग के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल, चिन्नौर, क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है, भले ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि चिन्नौर चावल का जीआई टैग मिला था वो किस राज्य से संबंधित है? तो चिन्नौर चावल जो उत्पादन हुआ था वो मध्य प्रदेश से है। भले उन लोगों ने अपने जिले, अपने स्पेस के बारे में, जगह के बारे में पूछ लिया, लेकिन आपको चिन्नौर चावल जीआई टैग के बारे में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बालाघाट जो इनकी है वहाँ से, इस जिले से आता है। आप सभी को मिलाना है, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में ये भी आपका मध्य प्रदेश का स्पेशल क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, नीति आयोग के एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों की प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि आकांक्षी 0 से 9 तक, आकांक्षी जो होती है 0 से 9 तक, प्रदर्शक जो होता है वो प्रदर्शक क्या होता है 50 से 64 तक, और अग्रणी जो होता है 65 से 69 तक, अचीवर जो होता है 100 तक। ठीक है, क्लियर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप नोट कर लेंगे जो आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? हालांकि यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन का यहाँ पर सिलेबस में डिस्कस नहीं किया हुआ है तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी हो सकता है कि साइंस के अंदर डाल के दे दे, तो ये चीज़ आपका होगा कर्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है तो आपसे सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में भी नहीं है। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? इमिटेशन गेम छोड़िए। ट्विटर के संस्थापक ट्विटर के संस्थापक कौन है बताइए? जैक डॉर्सी ट्विटर के संस्थापक हैं। अभी ट्विटर किनके हाथ में चला गया है? एलन मस्क के चला गया है। ठीक है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अब बताइए, ई गवर्नेंस के 4 जो स्तंभ हैं आपके ई गवर्नेंस के, ठीक है, वो कौन से 4 स्तंभ होते हैं बताइए? लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के संस्थान, लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी सरकार, चुनाव लोक प्रौद्योगिकी संस्थान, चुनाव लोक प्रौद्योगिकी सरकार। यहाँ पर जो होता है सबसे पहले होगा कि लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थान, ये आपके ई गवर्नेंस के 4 संस्थान होते हैं। ठीक है, उन पेशेवर
उन पेशेवर और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, बताना है कि कौन सा ऐसा साइट है जो अन्य पेशेवरों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसको कहते हैं लिंक्ड। आप लिंक्ड में अभी बहुत सारे लोग आप अपना आईडी बनाते हैं और अन्य जैसे आपने अपना व्यवसाय किया, आपने अपना कोई भी चीज़ आप अपना बिज़नेस कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, तो यहाँ पर सब एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है, लिंक्ड हो जाते हैं। आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई का आता है कि भाई आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, तो वहाँ पर एक लिंक्ड इन में बनाकर आप अपने को कर सकते हो सारी चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या होती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या होती है? तो ये मशीन लर्निंग शाखा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है वो क्या है? एक मशीन लर्निंग है, ठीक है। ह्यूमन लर्निंग तो होता है, जैसे हम सब आप सबको बता रहे थे, ये ह्यूमन लर्निंग है, तो AI क्या है? मशीन लर्निंग एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MPEG का अर्थ क्या है? देखिए, कोई भी क्वेश्चन हल्के में ना लें। आप सभी को पता है कि पिछला JPSC में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए थे जो आप सभी को बहुत जगह से नहीं पता होगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चंस के बारे में अभी JPSC के बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। मैं बता देता हूँ कि जैसे पूछा गया था कि खरगोश बहुत ज़्यादा आया था और NCERT में भी दिया हुआ है, लेकिन देखिए कितना तरीके से घुमाता है आपको खरगोश का। और बोला गया था का जो भेड़ होता है, मतलब जो शिप होता है, उसका जो अंगोरा जो है बकरी होती है, एक तरह का अंगोरा बकरी होती है और एक तरह का अंगोरा खरगोश भी होती है। तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? पूछा गया था अंगोरा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया था, अंगोरा ऊन। अब वहाँ पर बकरी भी है, वहाँ पर खरगोश भी है। चूँकि अंगोरा बकरी भी होती है और अंगोरा खरगोश भी होता है, लेकिन अंगोरा जो ऊन, उत्तम किस्म का जो अंगोरा ऊन होता है वो खरगोश से प्राप्त होता है, और बकरी से जो ऊन प्राप्त होता है, अंगोरा बकरी नामक जो अंगोरा बकरी होती है, उससे जो ऊन प्राप्त होता है उसको कहते हैं मोहेयर, जो NCERT में नहीं दिया हुआ था और वही कन्फ्यूजन का एक विषय बन गया, जो उसको क्या कहते हैं? मोहेयर। चलिए हिंदी में मैं लिख देता हूँ, एकदम स्पष्ट हो जाइएगा। क्या कहते हैं? मोहेयर। एकदम लिख लीजिए इसको, मोहेयर, ठीक है। जो अंगोरा बकरी होती है ना, उसके ऊन को मोहेयर कहते हैं। और ये बकरी किस किस्म की होती है पता है? ये बकरी होती है तस्मीना किस्म की, ठीक है। तो बहुत लोगों को नहीं मिला होगा, इसीलिए कन्फ्यूजन हुआ था वहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। MPEG अर्थ है। MPEG क्या अर्थ है? MPG का क्या फुल फॉर्म होता है? तो वो आपका होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। कहाँ पर है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये B नंबर, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होगा। क्लियर? आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर किसी तरह का कोई मिस्टेक अगर हो जाता है तो आप कमेंट में करके बताना कि सर आंसर हो सकता है एक आध उठो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ना नहीं था मैं, लेकिन पढ़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्लियर? यहाँ पर हम लोग के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, रॉक सल्फ, हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? आप सभी को बताना है किस उद्योग में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ये उर्वरक में किया जाता है। आप तो ऑप्शन देख के मार सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। मध्य प्रदेश से क्वेश्चन है तो ये छोड़िए, हम लोग छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का निर्माण, ये भी छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश के बांस छोड़ देते हैं। विंध्यन स्पार्कलैंड की दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ये भी मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप जान लो कि क्या कहलाता है। ये भांडेर पठार कहलाता है, ठीक है। भांडेर पठार, क्योंकि आपको पता है अमरकंटक भी मध्य प्रदेश में है, मैकाल भी है, बस्तर आपका पठार जो है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लाइज करता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ज़्यादा उसी में लाइज करता है। अगला क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से किया गया था? ये क्वेश्चन भी वहीं का है, लेकिन आंसर इसका जानना जरूरी हो गया है। ब्रिटेन की सहायता से किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब आप बोलोगे कि बोकारो में बोकारो स्टील सिटी है,
ठीक है, बोकारो स्टील सिटी है, टिस्को है, तो ये सब हमारे यहाँ का है। लेकिन क्वेश्चन जब मैं बहुत सारा डीप देखा ना, तो मुझे पता चला कि नहीं, क्वेश्चंस तो और ज़्यादा डीप पूछा जाता है। अभी ये तो झारखंड का है, ये झारखंड स्पेशल का क्वेश्चन थोड़ी होगा, ये तो नेशनल लेवल का हो जाएगा। टिस्को की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई, इसका कौन किया था, आप सभी को पता होगा इसके आंसर्स। ठीक है, तो इसी तरह से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना किसके सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से किया गया है, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन हटाइए, ये क्वेश्चन वहाँ का स्पेशल है, ये भी वहीं का स्पेशल क्वेश्चन है। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है। दुर्गेश, बंगला भाषा में जो रचित ऐतिहासिक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, तो दुर्गेश नंदिनी के जो दुर्गेश नंदिनी वाली हैं, उनके कौन है, दुर्गेश नंदिनी के बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 100 क्वेश्चंस मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। केशव चंद्र, आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद सभी केशव जो ब्रह्म समाज है वो अलग अलग पार्ट में बट गया था। सब लोग अपने अपने नाम से इस समाज का स्थापना करना शुरू कर दिए थे। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था, किनके द्वारा ये नियुक्त किया गया था, किनके द्वारा नियुक्त किया गया था, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। क्लियर, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा नियुक्त किया गया था। गांधी जी किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे थे। कौन सा ऐसा आंदोलन हो रहा था जिसमें गांधी जी वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे थे, बताइए। तो असहयोग आंदोलन जब आपका हो रहा था, उसी समय गांधी जी वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे थे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस भाग से संबंधित है। प्रतिष्ठा, जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा मतलब किससे संबंधित है, क्या थी, ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिष्ठा क्या थी, एक न्याय विभाग था। ठीक है, न्याय विभाग। अगला है के एम मणिशंकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। के एम पणिशंकर ने कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। किनके बारे में बोला गया है, कौन है जो बोले थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो ये बोला गया था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया। पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया था। बहुत, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया था। सभा और समिति किस वेद से लेकर किस वेद से संबंधित था, किसमें किया गया था, तो अथर्ववेद में किया गया था। किसमें, अथर्ववेद में। अगला है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है। ठीक है, किस मंत्र का प्रावधान है, तो त्रिष्टुभ मंत्र का। बहुत लोग उपनयन संस्कार में क्या है कि गायत्री मंत्र भी बोलेंगे, गायत्री मंत्र से कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा उपनयन संस्कार के बाद जो होता है वो होता है, लेकिन यहाँ फिलहाल त्रिष्टुभ जो मंत्र होता है उसका किया जाता है। आगे है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, ये आपके क्वेश्चंस एंशिएंट प्राचीन भारत से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, और यहाँ पर आपको बताना है कि गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी कहाँ पर है, तो ये आपके एलोरा की गुफाओं में क्या है, कैलाश मंदिर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन, आप सभी को पता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सभी को पता है ऋग्वेद ही इसमें सबसे प्राचीन है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, लॉलीपॉप दे दिया। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अतरंग साधना कहा जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अतरंग साधना कहा जाता है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं देखिए, और बनेंगे। आप जेपीएससी ने प्रूव कर दिया है पिछली बार कि कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहाँ पर धारणा होगा, धारणा
अतरंग साधना कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में है मिलान करना है, तो ये थोड़ा मिलान करना जरूरी है। कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती है, उद्गम क्षेत्र क्या है। कावेरी सबसे पहले देखिए, अगर आप झारखंड से हैं तो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, छोटा नागपुर उद्गम स्थल, ठीक है, ताप्ती, साबरमती, कावेरी, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो सही है। चलिए अब बताइए। चलिए यहाँ तक मैं कर देता हूँ, आप लोग सब मिलाते चलिए। सभी को पता है कि दामोदर है तो दामोदर 4 होगा। पहले आप हल्के से शुरू करो, तो ए में भी है और देखते हैं क्या 4 में भी है क्या, नहीं तो 4 में नहीं है तो 4 डी नंबर तो ऐसा ही कट जाएगा। तो हमारा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि 4 मिल रहा है। अब हमें आगे मिलाना है। आगे क्या मिलाना है कि कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी हमारी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। साबरमती कहाँ से निकलती है, तो साबरमती हमारी निकलती है मेवाड़ की पहाड़ियों से, ठीक है। तापी कहाँ से निकलती है, तो तापी निकलती है सतपुड़ा श्रेणी से। आज समझ में। विंध्य, सतपुड़ा, यहाँ देखिए विंध्य है, विंध्य निकलती है यहाँ से निकल जाती है नर्मदा, ये सतपुड़ा है और सतपुड़ा है, यहाँ से ताप्ती ऐसे घूम कर जाती है। तो आपका इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। जितना भी कोयला निक्षेप है उसमें 50% से जो प्राप्त होता है वो कौन से 2 राज्य हैं जिससे पूरा देश में 50% से ज़्यादा प्राप्त होता है। ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा इसका आंसर, ठीक है। आप सभी, एक तो इसमें झारखंड तो आपका होना ही होना है, उसके साथ साथ आपको देखना है कि कौन सा होगा। झारखंड तो आपका होना ही होना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उड़ीसा होगा, ठीक है, उड़ीसा होगा। दोनों मिला के क्या होगा, 50% जो है इसके निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं। अगला है, हालांकि मैं झारखंड में बोलूँ, झारखंड में कोयला का डिपोजिशन के मामले में डिपोजिशन के मामले में फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में, जो उत्पादन के मामले में ये 4th पोजीशन है। पहला है आपका छत्तीसगढ़ का, दूसरा है उड़ीसा का, तीसरा मध्य प्रदेश का, चौथा क्या है, झारखंड का, प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन डिपोजिशन के मामले में, अगर भंडारण के मामले में झारखंड का पहला स्थान है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर आगे क्या है कि 2021-22 के में भारत दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लेटेस्ट तक पढ़ना पड़ेगा कि 24 तक 23 तक कौन रहा है। ऐसे 22-23 भी अब रह रहा है, तो अभी तो 21-22 है तो 22-23 में भी लगातार वही रहता है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन को ना डिलीट किया गया था। आपको बता देते हैं, दलहनी के मामले में, दाल के मामले में सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान भी बोला जाता है, ठीक है। और राजस्थान जो दलहन देखिए यहाँ पर है कि दलहन, क्वेश्चन यहाँ पर देखना होगा। अगर अलग अलग दाल की हम लोग बात करेंगे, जैसे अरहर की बात करेंगे, तूर की बात करेंगे, तो अलग अलग होगा, लेकिन दलहन की हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा दाल कहाँ होता है, तो वो राजस्थान में होता है। ये क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया, हटा दिया है। दलहन तिलहन अभी वहीं होता है सबसे ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश में आपको गन्ना ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा भंडारण रखने वाला कौन सा राज्य है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। क्लियर आया समझ में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं के बारे में आपको देखना है कि एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। तो यहाँ सही नहीं के बारे में, तो ये तो आपका क्या है कि ये आपका सही है। पेरू के आपको एल नीनो, एक आपने देखा होगा एल नीनो, एक होता है ला नीनो, ठीक है, एल नीनो, और एक होता है एल नीनो जो गर्म जलधारा है, ला नीनो ठंडी जलधारा है। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पर होती है, जो ये बात सही है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, एल नीनो बिल्कुल सही है।
क्लियर। एल नीनो से ही भारतीय में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आकर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके सूखा का भी एक प्रभाव उस क्षेत्र में बना रहता है। ठीक है, बाकी मानसून भी है जो पूरी तरह से उस क्षेत्र में नहीं पहुंचता, वो भी एक कारण है सूखा का। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा, एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है, ठंडा वाला, ये ठीक है। ये तीसरा नंबर जो होगा 75 का सी, ये होगा कि ये सही नहीं है कथन। क्लियर। तो इसमें एक्सप्लेनेशन का बहुत नीड है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं कर सकता, समय का अभाव है। भारत में 2020-21 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? आपको बताना है चावल का उत्पादक हमेशा से कौन सबसे ज़्यादा रहा है, तो उत्तर पश्चिम बंगाल रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है निम्नलिखित। लेकिन आप 2024 का डेटा एक बार ना देखे जाइएगा, इसका कहाँ मिलेगा, तो आप देखिएगा लिस्ट पीडी में आपको सब मिल जाएगा, ये सब चीज़ें, डेटा लेटेस्ट वाला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, सोन। आप बताइए कि सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन है? यहाँ पे अगर यहाँ गोदावरी देती तब तो गोदावरी हो जाती, लेकिन यहाँ गोदावरी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इधर साउथ वाले की बात करेंगे, ये तो एक उधर नॉर्थ वाले में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे लंबी होगी, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से वो ताप्ती होगी, तापी नदी होगी। क्लियर। मैंने अभी भी बताया था ना कि आपका विंध्य है, उसके बाद है सतपुड़ा, इसी के बीच से नर्मदा निकल जाती है, और इसी तरह से ये ऐसे निकलती है, जो आपका यहाँ से निकलती है, फिर मध्य प्रदेश घुसती है, फिर महाराष्ट्र घुसती है मध्य प्रदेश, फिर आपका गुजरात होते हुए इस तरह से इधर गिर जाती है, जो एस्चुरीज बनाती है नर्मदा और ये। क्लियर। आगे मैं बढ़ूँ, आगे क्वेश्चन। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? बताइए, बहुत सारा चक्रवात आया था, जिसमें 21 का पूछा गया है। तो आपको जितने चक्रवात आते हैं और उसका चक्रवात आने के साथ साथ कौन सा पश्चिम बंगाल में आया, कौन सा इधर आया, इसका है तो कौन सा नाम उसका नाम किसने रखा था, तो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करके जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तौफते, ठीक है, तौफते इसका नाम था। 2021 में जो चक्रवात आया था पश्चिमी तट पर यहाँ पर आया था। ठीक है, पश्चिमी तट पर, ठीक है, तौफते। अगला है, निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करें, मतलब बड़ा से छोटा। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे इसको क्रम में आपको सजाना है। क्वेश्चन को हालांकि डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, इसलिए डिलीट कर दिया गया है ना कि क्वेश्चन आपके ये परफेक्ट यहाँ और बैठेंगे नहीं। ये तो गुरु शिखर आपका जो अरावली में है, सबसे ऊंची पर्वत है गुरु शिखर की, वो है। महेंद्रगिरी आपके जो पश्चिमी तट पर जो यहाँ महेंद्रगिरी देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के कोस्ट पे, वो है। अनामुड़ई तो आपका तमिलनाडु क्षेत्र में है। पंचमढ़ी तो आपका देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया है। क्लियर। चलिए आगे मैं आप सभी को दिखाऊं कि जनगणना 2011, हाँ, जनगणना 2011 और 1 दोनों ही आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? अब 2011 में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम रहा है। किसका रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में रहा है। कितना रहता है? 17 रहता है। तो उसी के साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे तो किसका सबसे ज़्यादा रहेगा? तो बिहार का था। कितना था? 1106 था। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 है। तो ये चीज़ आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है, नगरीय संख्या किसका कम ज़्यादा है, यूनियन टेरिटरी का किसका नगरीय जनसंख्या घनत्व किसका कम ज़्यादा है, सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। आगे है क्वेश्चन, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन स्पेशल है, इसको छोड़ दिया जाए। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि 2024 में जो आपका 12वां सदस्य के रूप में नामित किया गया है राज्यसभा में, वो किसको किया गया है? बताइए, ये किसको किया गया है?
ये सुधा मूर्ति को किया गया है। बहुत ये न्यूज़ में हमेशा रही हैं सुधा मूर्ति, न्यूज़ में रही थी सुधा मूर्ति, उनको किया गया है। हाल फिलहाल इनका आप देखेंगे संसद में इनका स्पीच भी बहुत अच्छा शानदार तरीके से रहा था। बहुत पढ़ी लिखी और बहुत एजुकेटेड वुमेन है ये। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में पारंपरिक नाच गायन शैली के संबंधित है, ये भी आपका वहीं से क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, ठीक है, उसे प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, प्राप्तकर्ता इनके कौन है बताइए। ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में कराया था, ठीक है। कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव को ये आपको पुरस्कार मिला हुआ है। वर्ष 2024 में FDI ये क्या है, FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपका जो होगा वो होगा डी गुगेस आपको होगा। कहाँ? तो आपका शतरंज वगैरह जो खेलते हैं ना, शतरंज उसी को लेकर पूछा जा रहा है। चलिए आगे। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जिसे जियो पार्क की स्थापना की जाती है? ये MP PCS का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में भी दम है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जाती है? बताइए। ये जबलपुर जिले में। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा लेट न करते हुए हम आप सभी को, और प्लीज़ ना जो सेशन को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, लाइक शेयर कर देंगे। मेहनत लगता है आपके लिए, दूसरा काम छोड़कर आपके लिए क्वेश्चंस सबसे पहले ढूंढना, निकालना, देखना, करेक्शन करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोकपाल को किसको किन्हें बनाया गया है 2024 में? जो लोकपाल बने हुए हैं, कौन बने हुए हैं? आपके न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है, न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर, यही आपके भारत के लोकपाल अभी बने हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और वैदिक घड़ी सबसे पहले कहाँ पर वैदिक घड़ी की स्थापना हुई है? तो ये उज्जैन में सबसे जो वैदिक घड़ी है ये लगाया गया है। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की जो क्रिकेट श्रृंखला में विजय रहा, ठीक है, कौन रहा विजय? जो भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ था, 5 क्रिकेट मैच हुआ था, तो इसमें कौन विजय रहा है बताइए? भारत 4-1 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ये आपका वहाँ का स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे हटा देते हैं हम लोग। ये देखिए क्या वहाँ का भी स्पेशल क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ठीक है, वहाँ का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आप बताइए कहाँ पर मिलता है सर्वप्रथम, कहाँ पर मिलता है नर्मदा नदी का? तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्लियर आया समझ में? सॉरी, शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 93 है, बस खत्म होने वाले हैं और आपको भी बड़ा हल्का फील होगा। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराह मिहिर का जन्म स्थल माना जाता है? वराह मिहिर कौन थे? भूगोलवेता थे। इन्होंने बहुत सारा थ्योरीज अपने लाइफ में दिया है जो हमारे ज्योग्राफी में यूज़ होता है, तो एक ये भूगोलवेता थे। यहाँ पर आपका ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बराहमीर का जन्म स्थल कहा जाता है। बताइए कौन सा कहा जाता है? तो ये आपको कायथा जो है वहाँ को कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा जल्दी करके ख़त्म कर देते सेशन को, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, आई नो दैट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
आपको गलत यहाँ पर देखना है, तो जब आप गलत कैसे पता करेंगे, जब आपको सही पता होगा तो ऑटोमेटिक गलत पता हो जाएगा, है ना, कि इसमें सही और गलत कौन सा है। आए समझ में। बोरी होशंगाबाद, बोरी होशंगाबाद सही है, गंगऊ पन्ना सही है, ककेरा शिवपुरी सही है, सभी यहाँ से यहाँ तक तो मुझे मध्य प्रदेश के ही क्वेश्चन है ये। घाटी गांव इंदौर ये गलत है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था, ठीक है। तो ख्याली गायक, ख्याली गायकी जो था, इन्हीं से इनका संबंध था शंकर राव पंडित का, ठीक है। और संभवतः यही एक शायद यही नाम है, हाँ संभवतः यही एक ऐसे हैं जिनको जैसे बोला जाता है कि ऐसे लता मंगेशकर के बारे में बोला जाता है कि सबसे पहले जो ये अपना कंसर्ट अगर विदेश में दी थी, ब्रिटेन में वहाँ दी थी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भारतीय दिए थे तो संगीत राव पंडित के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। पहले ऐसे भारतीय थे जो विदेशों में अपना संगीत को लेकर दिए थे। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, बताएंगे क्या कहलाता है। कुडगरिया, कुडगरिया, क्लियर। अगला है मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ निम्न में से किस, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ, ये आपको पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश का स्पेशल क्वेश्चन है, तो धार जिले में है। चलिए अब क्वेश्चन लग रहा है वहीं से आ रहा है, मध्य प्रदेश से ही। ये थोड़ा सा कुमारगुप्त और वधुवर्धन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये वाला देखना है। तो कुमारगुप्त और वधुवर्धन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको देखना है। तो इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य के निर्माण का उल्लेख है, ठीक है, सही है ये। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, ये भी सही है। इस अभिलेख में दशपुर को पश्चिमी पूर्वी कहा गया, ये भी सही है। तो गलत क्या है, तो चौथा ही गलत होगा। क्या है चौथा, चौथा क्या है, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, कोहबर क्या है। कोहबर तो आप सभी को पता होगा कि एक कोहबर क्या है, सभी को पता कि वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है कोहबर और सोहराय। ये झारखंड में बहुत चलता है और दोनों को ही जीआई टैग मिला है 2020 में, ठीक है। हजारीबाग में से ये चीज़ का शुरू किया गया था कि आपको एक संस्था के द्वारा इसको जीआई मतलब प्रसारित किया गया था। तो कोहबर और सोहराय क्या है, 2020 में इसको जीआई टैग मिला था। और कोहबर को जो हम लोग कहते हैं ना कि कोहबर किसकी कोहबर जो होता है सिक्की देवी के नाम से इसकी की जाती है। तो वैवाहिक अनुष्ठान में जो आप देखते होंगे शादी में लड़का लड़की बैठते हैं शादी के बाद, तो चित्र बनाया जाता है बहुत सारा, तो उसी को कोहबर कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, यशोवर्धन के सौंधनी अभिलेख के रचयिता कौन है। यशोवर्धन के सौंधनी अभिलेख के रचयिता कौन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो वासुली कवि हैं। चलिए जो भी है, सेशन में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि मुझे ये पूरा सेशन ख़त्म करना था। और अब आपको बताना है कि आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आपको थोड़ा सा 2 या 3 पार्ट में देखना होगा, या इसी तरह का देखना है बस क्वेश्चन आंसर, ये नॉर्मल टाइप का एक्सप्लेनेशन किसी में देखना है तो आपको इस तरह के सेशन एक में मैं ख़त्म कर दिया करूँगा। आपके जो भी राय हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरी हैं, आप कमेंट में करके बताएं। जो भी बातें हैं कमेंट में करके बताएं। आपके जो कमेंट है वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, आपके कंसर्न को देखा जाएगा। और कैसा लगा अपने ये सेशन आप ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करेंगे। आप अपनी जागरूकता दिखाएं भाई, आप क्लास 11-12 के बच्चे नहीं हैं, आप एक भावी अधिकारी हैं, बहुत बड़े पद पर आप बैठने वाले हैं, तो अपनी थोड़ी जागरूकता दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। बाय।